नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा बांसवाड़ा पहुंची। बांसवाड़ा से उन्हें गुजरात जाना था। बांसवाड़ा में रोड शो हुआ, सभा हुई, जनसभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस सभा में मौजूद थे। उन्होंने भी संबोधित किया, राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। बांसवाड़ा की सभा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय 20 साल से कांग्रेस के वहाँ पुरोधा थे, मंत्री रहे गहलोत सरकार में। वो कुछ दिन पहले ही छोड़कर पार्टी बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं वो, जो कांग्रेस के पुरोधा थे बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके में। तो आज सबकी नज़र इस बात पे थी कि राहुल गांधी के आने पर क्या उनका स्वागत होता है या नहीं होता। बांसवाड़ा में किस तरह लोग जमा होते हैं, कैसी भीड़ होती है, कैसी सभा होती है, ये सब आज दिन भर होता रहा। और भीड़ भी जुटी, सभा भी हुई, लोग भी आए। ऐसा नहीं कह सकते कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के चले जाने के बाद कांग्रेस सुनी हो गई। अर्जुन बामनिया वहाँ हैं और अर्जुन बामनिया इस वक्त एमएलए हैं वहाँ के, और कांग्रेस के पास कई विधायक हैं। तो वो कांग्रेस में भीड़ भी थी, जोश भी था। ऐसा नहीं लग रहा था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को सूना कर गए। आज जो बातचीत हुई, उसमें भाषण दिया राहुल गांधी ने। उसमें राहुल गांधी ने 5 नई गारंटियां दी और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कई सारी बातें कही। नकल के लिए कानून राजस्थान में बन चुका था, लेकिन पूरे देश में बनाया जाएगा, ये भी उन्होंने वचन दिया। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। बाद में बीजेपी ने इन सब बातों की हंसी उड़ाते हुए कहा राहुल गांधी को गंभीरता से कौन लेता है। पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा इस सभा में। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज करते हैं। एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी। और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाली। राहुल गांधी ने कहा, गारंटियां भी दी, वचन भी दिया। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसका मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीरियसली लेता कौन है, उनको गंभीरता से कोई नहीं लेता। मोदी के सामने राहुल गांधी कुछ भी कहते रहें, देश मोदी में है। आइए सुनते हैं क्या कहा अर्जुन मेघवाल ने। कि राहुल गांधी जी को तो वैसे भी आजकल सीरियस लोग ज़्यादा लेते नहीं है। वैसे मैंने पहले ही कहा था, भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है, नाम ही गलत रखा। अभी हर सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी जी जस्टिस करने में लगे हुए हैं। वो एक अलग मतलब मिसनॉमर मुझे लगता है कि वो यात्रा, इसलिए ज़्यादा यात्रा सफल भी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद वही हुआ जिसका मैंने 2-3 दिन पहले पेनल्टी कॉर्नर में जिक्र किया था कि रेशमा मालवीय, जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी है लेकिन जिला प्रमुख है कांग्रेस के टिकट पर चुनी हुई इस वक्त, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले नगर अध्यक्ष ने दिया था कांग्रेस के इस्तीफा। तब भी मैंने यही कहा था कि रेशमा मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी, जो कुछ समय पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री थे, मंच पर जिन्होंने किसी उपलब्धि पर नृत्य किया था, उन्होंने, और रमीला खड़िया विधायक कांग्रेस की थी, निर्दलीय विधायक थी, अब कांग्रेस की हैं। आज वही रेशमा मालवीय कांग्रेस छोड़कर बाहर आ गई। उनके कई समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ी। तय था, वैसे सभी जानते थे कि जब पति चले गए हैं और बीजेपी से प्रत्याशी हो गए हैं तो रेशमा मालवीय जिला प्रमुख हैं, पर कितने दिन कांग्रेस में रहेंगी सब जानते थे। ऐसा हमने 3 दिन पहले कह भी दिया था। आज कई समर्थकों ने छोड़ी पार्टी। तो अब वो जो रण है वहाँ का, बांसवाड़ा डूंगरपुर का, बड़ा स्पेसिफिक हो गया है
अर्जुन बामनिया जो कांग्रेस का एक और अनदर हिस्सा है, जो महेंद्र सिंह मालवीय के खिलाफ थे, और दूसरे एमएलए कांग्रेस के चुनकर आए हैं वो भी महेंद्र सिंह मालवीय के अंदर भी खिलाफ थे कांग्रेस के, वो अब खुल कर के लड़ाई लड़ सकेंगे। आइए देखते हैं आने वाले वक्त में कांग्रेस किसे खड़ा करती है, और भारतीय आदिवासी पार्टी बाप जिसे कहते हैं वो कांग्रेस का साथ देती है, अलग चुनाव लड़ती है। क्या होता है, क्या समीकरण बनते हैं, क्या उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों सीटों को बांट लेंगे, दोनों सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा को निश्चित तौर पर मुश्किलात पेश आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर इन दोनों में गठबंधन हो जाता है तो देखने वाली बात यह है रेशमा मालवीय के जाने के बाद कि अब कांग्रेस में वो लोग रह गए जो पहले भी मालवीय के साथ नहीं थे, अब भी मालवीय के साथ नहीं है। अब तो व्यवस्था है कि वो मालवीय बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज दिल्ली में हुई है, लेकिन उसमें राजस्थान की किसी भी सीट पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए उसका विशेष उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बीजेपी की ये कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही थी अभी, अब बीजेपी की सीईसी की बैठक 10 मार्च को होने वाली है, और 10 मार्च को जो बैठक होगी उसमें शेष 10 सीटें राजस्थान की है, उन पर फैसला आ सकता है। सीईसी की बैठक में मंथन चल रहा है बीजेपी के भीतर, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, और चूंकि पिछली 15 सीटों में मात्र एक महिला को टिकट दिया गया था, इसलिए ऐसा लगता है कि शेष 10 सीटों में 2 या 3 महिलाओं को टिकट मिल सकता है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले से हम राजेंद्र राठौड़ का राजसमंद से नाम लेते थे, अजमेर से नाम लेते सतीश पूनिया का, लेकिन अब लगता है कि वो शायद परिदृश्य बदल रहा है। राजेंद्र राठौड़ को तो चूरू की सीट पर कंसंट्रेट करने के लिए कहा जाएगा, इसलिए कंसंट्रेट करने के लिए कहा जाएगा कि वहाँ सिटिंग एमपी राहुल कसवा का टिकट कटवाया गया है, और टिकट कटवाने के मामले में राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने तारानगर की हार का जिम्मा राहुल कसवा को देते हुए आलाकमान को शिकायत की, उसकी वजह से टिकट कटा। अब जो झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिला है बीजेपी का, उसको जिताने की जिम्मेदारी आलाकमान राजेंद्र राठौड़ को सौंप सकता है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का इलाका है चूरू, उन्हीं के इलाके से उन्होंने टिकट बदलवाया है, तो उन्हें अपने इलाके से बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, और वो लगेंगे जी जान से। तो दरअसल मेरा मानना ये है, राजनीतिक आंकलन ये है, तब चुनाव जो होगा वो राहुल कसवा कांग्रेस से आ जाते हैं तो, और नहीं आते तो भी वो चुनाव राहुल कसवा बनाम राजेंद्र राठौड़ होगा, चाहे राहुल कसवा प्रत्याशी हो कांग्रेस के, चाहे कोई और प्रत्याशी हो कांग्रेस का। लेकिन राहुल कसवा बीजेपी में बने रहें तो भी और ना बने रहें तो भी, प्रत्याशी हो जाए कांग्रेस के तो भी और ना प्रत्याशी हो तो भी, अब वहाँ की बीजेपी के 2 हिस्से होंगे। राहुल कसवा समर्थक किसी भी हाल में बीजेपी प्रत्याशी के लिए काम करने को तैयार नहीं होंगे, ऐसा मुझे पता लगा है। वहाँ के जो दलगत राजनीति के जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब चूरू में मतदान राजेंद्र राठौड़ वर्सेज होगा, और राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी देवेंद्र झाझड़िया के नाम के साथ। कमल का निशान तो सब जगह है ही, तो चुनाव तो मोदी जी कह चुके हैं कमल लड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद राहुल कसवा का टिकट कटा है, और कटने की बात के साथ राजेंद्र राठौड़ को जोड़ा गया है, तो मान के चलिए कि अब कमल के साथ साथ ये फैक्टर भी वहाँ पर होगा। कमल और राजेंद्र राठौड़ भगवा ध्वज को लेकर, पार्टी बीजेपी के झंडे को लेकर खड़े हुए दिखेंगे, और लोग उन्हें देखकर वोट देंगे, बीजेपी को दें या कांग्रेस दें, देखेंगे उनको, ये मुझे लगता है। इस तरह जयपुर ग्रामीण सीट के लिए भी राखी राठौड़ का नाम काफ़ी आगे आया है, और जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले एमपी थे 2 बार, अब वो राजस्थान में उद्योग मंत्री बन गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए, और महिला मिल जाए इस कोशिश में बीजेपी है। तो राखी राठौड़ बहुत ही प्रखर वक्ता है, और स्पोक्स पर्सन भी रही हैं, और उनको विधानसभा चुनाव में जो संकल्प पत्र बनाया था उस समिति में भी रखा गया था, और उनको बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा करके और उनको संकल्प पत्र तैयार कराया गया था। तो राखी राठौड़ का नाम, वो काफ़ी समय पार्षद रही हैं जयपुर में, उनको बहुत अच्छे से राजधानी के लोग भी जानते हैं, राजस्थान में भी बीजेपी के लोग जानते हैं। तो महिला को टिकट देने के नाम पर राखी राठौड़ का नाम आ गया है। जयपुर में एक और महिला का नाम, मनन चतुर्वेदी का नाम सामने आया है। मनन चतुर्वेदी को भी
टिकट दिए जाने की चर्चा चल रही है। मैं नहीं कहता दिया जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक 100 बच्चों का एक पालन घर चलाती हैं। एक ख़ास किस्म के बच्चे हैं, इनको ख़ास किस्म की डिजीज़ है। आम तौर पर उन बच्चों का साथ कोई नहीं देता। मनन चतुर्वेदी ने ऐसे 100 बच्चों का एक पालन घर बना रखा है और उनके पति पत्रकार भी रहे हैं और बीजेपी ओरिएंटेड अखबार 5 जनवरी में रहे हैं। तो संघ का परिवार है और इस नाते मनन चतुर्वेदी का नाम भी चर्चा में आया है। अभी मैं नहीं कह सकता कि उनका नाम किस लेवल पर कंसिडर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस तरह भीलवाड़ा में भी एक उद्योगपति के नाम की चर्चा हुई थी। सिटिंग एमपी का नाम तो कटने का लगभग तैसा माना जा रहा है, लेकिन एक महिला के नाम की चर्चा वहाँ भी हो रही है। महिला महेश्वरी बताई जाती हैं। कौन महेश्वरी महिला है ये पता नहीं लग पाया, लेकिन एक महिला के नाम की वहाँ चर्चा हो रही है और वो महेश्वरी भीलवाड़ा महेश्वरियों का गढ़ है। और वहाँ पर इस वक्त शायद चूँकि वैश्य वर्ग से ही 2 बार से एमपी हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से एक महिला को उतारे जाने की चर्चा है। कौन है नाम सामने नहीं आ पाया। हो सकता है कोई प्रवासी हो, किसी बड़े ऐसे घराने से हो जो उद्योगपति घराना हो। उद्योगपति घराने से, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इलाका है, किसी उद्योगपति घराने का व्यक्ति भी यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है बीजेपी का। कांग्रेस से सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी वापस भीलवाड़ा का रुख करेंगे या नहीं करेंगे अभी कहा नहीं जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि जो सिटिंग एमपी हैं 2 बार से, वो शायद ही कोई ऐसा काम गिना पाएँ जो भीलवाड़ा में उनके नाम से जाना जाए। लेकिन 10 साल पहले डॉक्टर सीपी जोशी चंबल का पानी लेके आए थे। भीलवाड़ा का बच्चा आज भी याद करता है डॉक्टर सीपी जोशी चंबल का पानी लेकर आए थे। तो इसलिए हो सकता है वो इधर रुख करें या राजसमंद से चुनाव लड़ें। राजसमंद से सुदर्शन रावत के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। अभी बहुत सारी बातें अंदर हैं, पर्दे के पीछे हैं। कौन विधायक कांग्रेस का बीजेपी में जाने वाला है और टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाला है दौसा से या सवाई माधोपुर टोंक से। कौन बीजेपी में टोंक सवाई माधोपुर से टिकट लड़ने के लिए और सरकारी अधिकारी महिला या महिला नेत्री जिनका नाम केंद्रीय स्तर पर भी जो पार्टी में प्रमुख स्थान पर हैं उनका नाम भी चर्चा में है। तो ऐसे बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कांग्रेस में मैंने कल आपसे चर्चा की थी, लोकेश चतुर्वेदी, ललित किशोर चतुर्वेदी के बेटे, पूरी ज़िंदगी जिनके परिवार ने बीजेपी को सींचा, बड़ा किया, खड़ा किया, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं पिछले 10 साल से। उन्हें किसी ने पार्टी में कोई पद नहीं दिया। हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ रुख करें और कांग्रेस उनकी तरफ रुख करे। ये कल मैंने आपको संकेत दिया था, ये बात आगे चल पड़ी है और उन्हें कोटा से लड़ाया जाए या जयपुर से, इस पर भी अभी चर्चा चल रही है। तो आने वाले समय में कौन अलवर से आता है भूपेंद्र यादव के सामने, ये भी एक चर्चा का विषय है कि ललित यादव लड़ेंगे, संदीप यादव लड़ेंगे या भंवर जितेंद्र सिंह लड़ेंगे या फिर कोई चौथा और होगा। और किरोड़लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा का भी मैंने जिक्र किया था कि वो क्या बीजेपी उनको टिकट देगी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने किरोड़लाल मीणा की सारी राजनीति का जो भी गणित था वो बैठाते रहे। पर्दे के पीछे से सारा मैनेजमेंट वो करते रहे, बूथ मैनेजमेंट से लेकर पॉलिटिकल मैनेजमेंट, हेलीकॉप्टर का मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट वो करते रहे। आरएएस थे, आईएएस होते आज, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया उन्होंने भाई के कहने पर और वो ऐसे के ऐसे रह गए। तो अब क्या बीजेपी उनकी योग्यता, उनके समर्पण और उनके त्याग की तरफ देखेगी या फिर परिवारवाद की बात कहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर जगमोहन मीणा बीजेपी की टिकट पर दौसा से या टोंक सवाई माधोपुर लड़ते हैं तो मीणा वोटर जो इस वक्त बीजेपी थोड़ा सा बेरुखा हो रहा है, मैं संकेत करना चाहता हूँ कि बीजेपी की तरफ झांकने की बजाय मीणा वोटर इस वक्त कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और वो गुर्जर वोटर भी जिसने बीजेपी को वोट दिया था विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर जहाँ सचिन पायलट के लोग नहीं थे, वो भी अब अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है और गुर्जर प्रतिनिधि पूरा जैसा उनकी अपेक्षा वैसा नहीं होता है, तो गुर्जर वोट भी चूंकि अब अशोक गहलोत सामने नहीं है इसलिए कांग्रेस की तरफ लौट सकता है। लेकिन माली वोट जो अशोक गहलोत के होते हुए बीजेपी के खिलाफ पहली बार गया, कांग्रेस को गया, वो भी वापस बीजेपी की तरफ आ सकता है। ऐसे कई सारे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, बदलाव
सामने देखने को मिल सकते हैं। और चुनाव जब सामने होगा, मतदान होगा, उस वक्त तक राम मंदिर, अनुच्छेद 370, मोदी है तो मुमकिन है एक तरफ होंगे, और ये जातिवाद और प्रत्याशियों की समीकरण और उनकी जातियां और उनकी अपनी क्षेत्र पर पकड़, उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनकी योग्यता, ये सब सामने आएगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।